Welcome. This is the Horror Club India. नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि एक पूरे परिवार की पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। ये कहानी सिर्फ दीवारों के डर की नहीं बल्कि उस साये की है जो खून में दौड़ता है और पीछा कभी नहीं छोड़ता। ये एक बेटी के सफर की कहानी है जो एक ऐसे सच का सामना करेगी जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। असली डर अब शुरू होगा। तो ये लाइन, ये इस कहानी का दिल है। ये वो पल है जब परिवार को एहसास होता है कि वो घर तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो साया उनके साथ चल रहा है उससे भागना नामुमकिन है। तो चलिए देखते हैं कि ये डर आखिर सामने आता कैसे है। तो कहानी शुरू होती है मीरा, रितेश और उनकी बेटी अन्नू से, जो अपने अतीत से, अपने डर से भाग रहे हैं। वो लोग अपने गांव का घर छोड़कर शहर आए हैं एक नई जिंदगी की उम्मीद में। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस साये को भी पीछे छोड़ दिया है जिसने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। पर क्या कोई अपने साये से सच में भाग सकता है? जरा सोचिए उस खौफ के बारे में। आप सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने की उम्मीद रखते हैं, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वही सड़ी हुई लाश की बदबू। ये सिर्फ एक गंध नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक बहुत ही बेरहम पैगाम कि उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। वो साया उनके साथ आ गया है। और डर धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं। पहले तो बस फर्श पर गीले लाल पैरों के निशान दिखते हैं जो सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। फिर उनकी बेटी अन्नू एक खाली कोने को देखकर मुस्कुरा रही है, बातें कर रही है, और आखिर में वो साया सीधे सीधे दिखने लगता है, कभी अन्नू के बिस्तर के ऊपर तो कभी अलमारी के अंधेरे में। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर आता है वो मोमेंट जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। जब मीरा अपनी बेटी अन्नू से पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, तो अन्नू बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि गांव वाली नानी ने उसे साथ चलने के लिए पूछा था और उसने हाँ कह दिया। मतलब ये कोई आम भूत नहीं था जो घर से जुड़ा हो, ये एक साया था जो अब परिवार से, खासकर अन्नू से जुड़ चुका था। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो मीरा अपनी आखिरी उम्मीद को फोन करती है, अपनी मासी को। और मासी के आने से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अतीत का एक बहुत गहरा, बहुत ही खौफनाक राज सामने आता है। एक ऐसा सच जो मीरा की अपनी माँ के बारे में हर याद को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और ये स्लाइड, ये इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग पर्दाफाश है। मीरा, जिसे हमेशा एक जालिम माँ समझती रही, जिसने उसे कभी प्यार नहीं किया, असल में वो विलेन थी ही नहीं, बल्कि वो तो खुद एक शिकार थी, एक भयानक साये के कब्जे में। अपने ही परिवार को बचाने के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ रही थी जो वो जानती थी कि वो हार जाएगी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये साया है क्या चीज? मासी बताती हैं कि ये जंगल की एक पैरासिटिक आत्मा है। मतलब एक ऐसी आत्मा जो इंसानी खून पीकर जिंदा रहती है, बच्चों की मासूमियत उसे अपनी तरफ खींचती है, और सबसे खतरनाक बात, ये जिंदा रहने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में अपना घर बदल सकती है। ये कोई साधारण भूत नहीं, ये एक शिकारी है। मतलब मीरा की माँ का वो बुरा बर्ताव, वो असल में नफरत नहीं थी, वो तो प्यार का एक टूटा हुआ, एक डेस्परेट तरीका था। वो जानबूझकर मीरा को खुद से दूर कर रही थी ताकि मीरा उससे नफरत करे और उस घर से, उस साये से हमेशा के लिए दूर रहे। ये एक ऐसा बलिदान था जिसे मीरा आज तक समझ ही नहीं पाई थी। अब जब सच सामने आ चुका है तो एक ही रास्ता बचता है, उस साये का सामना करना। लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें वापस जाना होगा, उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था, उसी वीरान मनहूस घर में। तो प्लान बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले मीरा की माँ की आत्मा को शांति देने के लिए उनकी अस्थियों को विसर्जित करना होगा। फिर एक तांत्रिक घर के अंदर एक बहुत शक्तिशाली पूजा करेगा ताकि उस साये को बांधा जा सके। तो मकसद डबल है, माँ की आत्मा को आजाद करना और उस साये को हमेशा के लिए कैद कर देना। और जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं ना, वही मौत की गंध, वही एक अजीब सा सन्नाटा उनका स्वागत करता है। तांत्रिक फौरन चेतावनी देता है, साया उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उनके पास वक्त बहुत कम है। तो अब आखिरी टकराव के लिए स्टेज तैयार हो चुका है। पूजा शुरू होती है, लेकिन
कुछ ही पलों में साफ हो जाता है कि ये साया इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो पलट कर वार करता है और उसकी ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। सब कुछ गलत हो जाता है। तांत्रिक के मंत्र बेकार जाते हैं। वो साया पहले मासी पर हमला करता है और फिर वो अपना सबसे क्रूर दांव चलता है। वो अन्नू के शरीर पर कब्जा कर लेता है। मीरा के लिए ये उसका सबसे बुरा सपना था जो सच हो गया था। और तब अन्नू के मुंह से लेकिन साए की आवाज में ये शब्द गूंजते हैं। ये जीत का एक भयानक ऐलान है। मीरा अब एक ऐसी नामुमकिन सिचुएशन में है जहां उसे अपनी ही बेटी को बचाने के लिए उस शैतान से लड़ना है जो अब उसकी बेटी के शरीर में है। और अचानक जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो गई, कमरे के कोने में मीरा की माँ की परछाई दिखती है। वो मीरा को बताती है कि इस साए को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये तब तक नहीं जाएगा जब तक इसे एक नया मेजबान, एक नया शरीर नहीं मिल जाता। मतलब एक कीमत चुकानी ही होगी। और उस एक पल में मीरा सब कुछ समझ जाती है। अपनी माँ का बलिदान, उसका प्यार, उसकी तकलीफ, सब कुछ। और बिना एक पल सोचे वो वही चुनाव करती है जो सालों पहले उसकी माँ ने किया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो खुद को उस साए के हवाले कर देती है। लेकिन मीरा का बलिदान कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नए और शायद और भी ज्यादा डरावने चैप्टर की शुरुआत है। ये चक्र अब पूरा हो गया है। तो यहाँ पर हम उस भयानक सौदे को देखते हैं जो हुआ। मीरा की माँ की आत्मा को आखिरकार आज़ादी मिल गई, लेकिन इसकी कीमत मीरा ने अपनी आज़ादी देकर चुकाई। एक आत्मा को मुक्ति मिलती है तो दूसरी हमेशा के लिए कैद हो जाती है। कहानी का एंड इस दिल दहला देने वाले सीन के साथ होता है। रितेश अपनी बेटी को लेकर भाग रहा है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है ना, तो उसे खिड़की में मीरा खड़ी दिखती है। लेकिन वो मीरा नहीं है, वो एक नया साया है जिसका सिर झुका हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले उसकी माँ का था। ये श्राप टूटा नहीं, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया गया। और ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या अन्नू भी एक दिन वही बलिदान देगी जो उसकी माँ और नानी ने दिया? क्या ये पीढ़ियों तक चलने वाला दर्द और बलिदान का सिलसिला कभी खत्म होगा, या ये हमेशा हमेशा के लिए यूं ही चलता रहेगा? एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी को इतना भयानक बनाता है।